ओके। ठीक है। बैठ जाइए प्लीज। गुड आफ्टरनून। तो आज हमारी निबंध की पहली क्लास होगी। एक्चुअल में क्लास 6 अक्टूबर के बाद रेगुलर चलेगी, अल्टरनेट डे से। आज अभी हम लोग आपको एक ब्रीफ देंगे, कैसे इससे लिखना है, क्या करना है। ठीक है। बाकी 6 तारीख से हमारी नॉर्मल क्लासेस, क्योंकि अभी 2-3 दिन में छुट्टी हो जाएगी आप सबकी। दशहरा है, मैक्सिमम हॉस्टल्स बंद हो रहे हैं। तो कल भी इंग्लिश में मैंने एक क्लास ली, आज हिंदी में लूंगा, और उसके बाद अल्टरनेट डेज आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। तो आइए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग निबंध में समझते निबंध में देखते हैं कुछ बेसिक्स बातों को, और एक निबंध आज हम लोग ब्रेनस्टॉर्म भी करेंगे। हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे। एक, और हम जो क्वेश्चन उठाएंगे यूपीएससी का क्वेश्चन जो इस बार आया है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन को हम लोग करेंगे आज। तो पहले एक एक करके हम लोग देखते चलते हैं कि ये जो हम निबंध की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बेसिक इसके बारे में क्या डिटेलिंग है, क्या इंफॉर्मेशन। तो पहले मैं आज की क्लास में क्या क्या करूंगा। तो पहले हम लोग समझेंगे कि जो निबंध है वो सबसे पहले जरूरी क्यों है। ठीक है। ये कैसे आपको रैंक दिलाएगा। ठीक है। दूसरा, हम लोग इसके सिलेबस को समझेंगे। सिलेबस क्या है, क्या बीपीएससी कोई सिलेबस दिया है, या यूपीएससी ने जो सिलेबस दिया है मैं उसी से लर्न करना। ठीक है। तीसरा, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कि बहुत सारी बातें एसए के बारे में अफवाहें होती। ठीक है। तो क्या क्या अफवाहें हैं, और उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चौथा, हम लोग बात करेंगे कि आखिर हम जब कोई भी एसे लिखने जाते हैं तो एग्जामिनर को हमसे क्या उम्मीद है, वो हमसे क्या चाहते हैं। ठीक है। वो हमसे निबंध में वो हमसे क्या चाहते हैं, उनका हमसे डिमांड क्या है, हम उसको समझने की कोशिश करें। ठीक है। और लास्ट में हम लोग आज क्या करेंगे, तो एक यूपीएससी का एक निबंध लिखेंगे जो 2025 में। तो आज का काम हमारा यही रहेगा। क्लियर है। तो एक एक करके हम बाकी चीजों को समझते चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो क्या पाएंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट गुड इवनिंग। सबसे पहले हम देखें तो पहले क्या होता था, 68 तक, 67 तक, सॉरी 67 तक। तो 67 तक हम देखें बीपीएससी एग्जाम में, तो हमको क्या दिखेगा कि पेपर होता था किस चीज का, तो ऑप्शनल पेपर। ठीक है। एक आपको ऑप्शनल पेपर होता था, और ऑप्शनल पेपर में 300 मार्क्स का होता। ठीक है। लेकिन और इस 300 मार्क्स को पढ़ने के लिए, खैर उस बात पे आएंगे। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस ऑप्शनल को रिप्लेस कर दिया, चेंज कर दिया। इसकी जगह पे क्या आ गया, तो इसकी जगह पे 68 से हमने देखा कि निबंध आ। और ये जो ऑप्शनल पेपर था, इसको क्या कर दिया कि बस क्या होना है, पास होना। जैसे ही इसको कहा पास होना है, इसकी सारी इंपॉर्टेंस खत्म। और उसकी जगह किसने ले ली, निबंध। तो निबंध 300 मार्क्स का है, और हमको कितने निबंध पूछता है, तो 3 निबंध पूछता है। निबंध एक, निबंध दो, एंड निबंध। और हर जो निबंध होता है वो 100-100 मार्क्स का होता है, 100-100 मार्क्स।
हर निबंध के लिए आपके पास कितने ऑप्शन होंगे? 4 ऑप्शन होंगे, 4 में 1 लिखना होगा। यहाँ भी 4 होगा, उसमें 1 लिखना होगा। यहाँ भी 4 होगा, उसमें 1 लिखना, मतलब हर में आपके पास क्या है? ऑप्शन। अब हम देखें तो जो ये ऑप्शनल का पेपर होता था, लोग करीब-करीब 3 महीना लगा देता था, उसकी प्रिपरेशन कर, पूरा जी-जान। यहाँ तक कि जो जनरल साइंस है, जीएस है, इसको भी वो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते, जबकि जीएस 600 नंबर का होता था। तो बच्चा आधा से ज़्यादा टाइम ले जाता था ऑप्शनल। लेकिन क्या वो बच्चा आज एस्से को उतना ही इम्पोर्टेंस देता है? पाएँगे नहीं। जबकि जबकि मैं आपको बता दूं, ये ऑप्शनल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है कम टाइम में। कम टाइम में ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म, लेकिन उसके लिए क्या है, हमको एक समझ डेवलप होनी चाहिए, और समझ अच्छी होगी तो हम इजीली काम कर पाएंगे। अब यहीं पे आता है कि समझ वो कैसे डेवलप होगी, क्या होगा। आज हम उन्हीं सारी बातों पे अभी उसकी हम लोग पूरे डिस्कशंस को लेके आगे बढ़े। तो सबसे पहला इसी में सवाल आता है कि बच्चे निबंध को उतना सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? आप में से कोई बताएगा? निबंध को वो सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं? ऐसा उनको एक लगता है कि वो बचपन से राम, गाय, भैंस, इन सब पे लिखते आए हैं, ठीक है? तो आज भी वो लिख दें, ठीक है? एक भावना ये लगती है। दूसरा लगता है, अरे 3 ही तो क्वेश्चन है, लिख देंगे। जबकि ऑप्शनल में क्या होता था? नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते थे, जैसे जीएस के होते थे, ज्यादा क्वेश्चन होते थे। तो इसकी वजह से ये बच्चे उसको बहुत लाइटली लेते हैं। और मैं बता दूं, मेंस पीटी से ज्यादा बड़ा धोखा मेंस है। पीटी में कम से कम आपको पता होता है कि हम पास हो रहे हैं कि फेल हो रहे हैं, आसपास पता है। लेकिन मेंस ऐसा है कि जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाए, आपको लगेगा मेरा हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि आप कोई ना कोई क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो लिख ही दीजिए। और आपको ये ज्ञात नहीं होता कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही लिख रहा हूं कि गलत लिख रहा हूं। और मैक्सिमम लोग अभी जीएस के पेपर में देख रहे होंगे, वो क्या करते हैं? वो लिखते हैं, तब उनको ये पता नहीं चलता कि मैं अपने अनुसार लिख रहा हूं या क्वेश्चन के डिमांड के अनु, और जब वो अपने अनुसार लिखने लगता है, तो डिमांड से क्या होता है? अलग होता चला जाता है। और जैसे-जैसे वो अलग होता चला जाता है, वो मार्क्स कम आते। तो यहाँ सीधा पता चल जाता है कि भाई मेंस में नहीं हुआ, और उसके फिर तुरंत बाद पीटी हो जाता है। तो लोग कभी मेंस पास भी नहीं करते। वो फिर से किस में लग जाते हैं? पीटी में। तो इसी बात को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है? अभी हमारा ही बच्चा हिंदी मीडियम में ही आपके पास कल परसों आया भी होगा। जीएस में 2-3 दिन पहले बात करने आया होगा। अच्छा, शायद वहीं से फिर वो चला गया उस मीडियम से, और जबकि हिंदी मीडियम का ही है। उसने, हमारा स्टूडेंट 209 स्कोर किया, राजन, ठीक है? 59 रैंक रहा, 69 में उसने 209 स्कोर, हाईएस्ट 210 था। और बहुत सारे बच्चों ने 180, 90, 200, 201, बहुत सारे बच्चों ने। 69 ने ये भी बताया कि हिंदी मीडियम में मार्क्स ज़्यादा आता है। ठीक है? अब हम अलग बात देखेंगे कि ये कितना सच है और कितना गलत है। तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर देखिए कितना जा सकते, और वो भी मैं कहूँगा कोई बच्चा 40 डे हमको दे, 40 दिन भी दे देगा, 40 दिन भी दे देगा, मोर देन इनफ है हाईएस्ट स्कोर लाने के लिए। कम से कम तो 170, 80, 190 तो जरूर पहुंच, 180 आराम से पहुंच जाएगा यदि वो मुझे 40 डेज दे देता है। इस 40 डेज में हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, समझेंगे। अभी मैं बताऊंगा कैसे कैसे हम लोग। बट
उससे पहले हम लोग एक चीज पे बढ़ते हैं कि सर एक जो बड़ा, अब यहाँ से हम लोग अपनी चैप्टर मतलब क्लास को स्टार्ट करते हैं कि एक बहुत बड़ा पॉइंट आता है कि सर निबंध में हम पढ़ें कहाँ से? कोई कैसी किताब है क्या जो आप हमको बता दो और मैं वहां से जाकर, जैसे आपका जीएस पेपर 2 का एक किताब है, क्या वैसी मुझे आप कोई किताब दे सकते हैं जिसे मैं पढूं और हो जाए? तो मैं कहूंगा कि ऐसी कोई किताब एग्जिस्ट नहीं कर। मार्केट में है बहुत सारी ऐसी किताबें, टॉप 50 ऐसे, टॉप 100 ऐसे, टॉप 500 ऐसे, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन दिक्कत क्या है बुक पढ़ने में, समझ, बुक जब हम पढ़ते हैं कोई भी बुक एस्से की, तो हम क्या करते हैं, कहते हैं ना कि हम उसी में फंस जाते हैं। मतलब हमारा आदत है रट्टा मारने की। हमको लगता है पचासों का पचासों रट्टा मार, 100 का 100 रट्टा मार, कोई ना कोई तो फंस जाएगा इसमें। लेकिन मैं आपको बता दूं, जैसे पिछले बार कहीं क्वेश्चन पेपर हम लोग लगाया है कि नहीं, एक बार दिखाता हूं आपको। हाँ, देखिए, बड़ा अच्छा एक क्वेश्चन है, ये देखिए। क्वेश्चन है, स्थिर कानून अव्यवस्था नारी सशक्तिकरण की बाधा है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। अब मैं कहूं मैक्सिमम बच्चों ने इसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आपने देखा कि 69 में, मैं लिखित दे रहा हूं, लिख लीजिएगा आप। 69 में जिस तरह 210 चला गया, 70th में नहीं जाएगा। 70th में हाईएस्ट देखिएगा 190, 95, शायद 200 भी टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम का भी बच्चा था, वो भी हिंदी मीडियम में लिखा। कंपटीशन और हो गया, नंबर ऑफ कॉपीज और ज्यादा। जब किसी भी चीज में नंबर देखते हैं, आम के सीजन में एक साल आम यदि बहुत आता है तो क्या होता है, सस्ता, कौड़ी के भाव बिक देते। ऐसा होता है कि बेचने वाला बेचना चाहता है लेकिन बिकता नहीं तो उसको फेंक देता है, ट्रांसपोर्ट नहीं ले जाना चाहता। 70th में वही हो, तो जो जिसका लैंग्वेज है उस लैंग्वेज पे उसको रहना चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में बच्चे ने क्या गलती की होगी। उसने क्या किया, उसने कोई बुक उठाया, उसमें नारी पे एक ऑलवेज क्वेश्चन होता है, विमेन इंपावरमेंट पे पक्का हो, तो क्या करता है, नारी सशक्तिकरण एक वर्ड दिमाग में रख लिया, नारी याद कर लिया, अब उसको पूरे पेपर में खाली पता है क्या दिखेगा, या तो ये दिखेगा, या तो ये दिखेगा, या उसको जल्दी में, हाँ नारी मिल गया, नारी लिखो। हाँ पढ़े थे उसमें रट्टा मारे थे, एकदम मैच कर गया, मैच कर गया, एक्साइटेड, खासकर जब एक वर्ड मैच कर जाए। इसलिए क्योंकि आप देखो ना, अच्छा आपने कभी सोचा हिंदी मीडियम के सबसे ज्यादा बच्चे बिहार में, हिंदी मीडियम के सबसे ज्यादा टीचर बच्चे, रिजल्ट 10% से कम, ऐसा क्यों? 10 से 12% ही रिजल्ट, यूपीएससी में तो 10 से भी नीचे, ऐसा क्यों? सारा बंटा धार ये जो सबसे ज्यादा टीचर हैं उन्होंने कर दिया, क्योंकि कभी भी उन्होंने उसको ऑर्गेनाइज्ड पढ़ाया ही नहीं। अब जब ऑर्गेनाइज नहीं पढ़ा है तो हर चीज में शॉर्टकट्स है, और बच्चा भी जो है वो गांव से आता है तो उसका थोड़ा बेस कमजोर होता है, प्लस जब वो आता है तो उसको भी शॉर्टकट, तो उसने क्या चाहिए, उसको मटेरियल खाली चाहिए रट्टा मारने, तो उसने यहाँ क्या देखा, सिर्फ नारी, नारी पे जितने जितने ऐसे उसने रट्टे हैं पूरा लिख दिया, या उससे बच गया तो आके फंस जाएगा नारी सशक्त, जबकि क्वेश्चन नारी सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, कह रहा है नारी सशक्तिकरण में स्थिर कानून और व्यवस्था कैसे बाधा है, क्वेश्चन ये है। तो क्या करता है, आपने जैसे ही इस पार्ट को छोड़ दिया, आपका ऐसे ऐसे रहा ही नहीं, आपको मार्क्स ले जाएगा 30, 35, 40, 45, ज्यादा खुश हुआ तो 50, आपकी कहानी खत्म।
तो इसलिए हमको कोई चीज रटना नहीं है। हम आपको इतना इक्विप कर देंगे, इतना आप में कैपेबिलिटी ले आएंगे कि आप किसी भी एस्से के क्वेश्चन को आराम से लिख लें। इसीलिए किताब कौन-कौन सा है? किताब कौन-कौन सा है? तो मैं कहूँगा हमारा किताब सबसे पहला हम एक किताब आपको दे रहे हैं। ये आपको बुक मिलेगा। इसमें हमने पहले समझाया है कि पढ़ना क्या होता है और प्रैक्टिस भी दिया है। लास्ट में 20-22 क्वेश्चन का हमने हमने आपको ब्रेनस्टॉर्म करके, ठीक है? पहला हमारी किताब, किताब ऑफ DI। दूसरा दूसरा किताब क्या होगा आपके लिए? इधर देखिए बोर्ड पे प्लीज। दूसरा किताब आपके लिए होगा जीएस का पेपर 1 का किताब। ये भी आपका मटेरियल है। जो भी आप जीएस पढ़ रहे हैं वो सब आपका किसका मटेरियल है? एसए। तो कितना अच्छा बात है कि हम पढ़ जीएस रहे हैं लेकिन हमारे एसए में भी काम आए। जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं क्या आपको वहां काम नहीं आएगा? बस वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं हो, बट आप हिस्ट्री में एग्जाम्पल उठाएगा गांधी जी का, ठीक है, उनके सारे मूवमेंट्स का, या जो हमारे पूरा 4500 का इतिहास रहा है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न, उसमें से एग्जाम्पल तो लाते जाएंगे ना, ठीक है। फिर उसी तरह आपका जीएस पेपर, जितना पॉलिटी पढ़ते हैं आप, पॉलिटी में आप संविधान के बारे में पढ़ते हैं, तो संविधान से हमको कुछ उठाना हुआ तो पॉलिटी से उठा लेंगे। हम जब मुख्य भाग में जाते हैं एस्से के, तो हमको क्या दिखता है? क्या दिखता है हमको एस्से का? एस्से का हमको मुख्य भाग में दिखता है कि उसमें अलग-अलग आयाम होने। आयाम कहाँ से लाएंगे आप? तो आयाम लाइएगा कहाँ से? इतिहास से क्या आयाम है? एक राजनीति से क्या है? सामाजिक से क्या है? अर्थ आर्थिक क्या है? ठीक है? इंटरनेशनल लेवल पे क्या है? नेशनल लेवल पे क्या? ऐसे ही तो उठाइएगा। ठीक है? तो इसीलिए जीएस पेपर 2 आपका और क्या कंटेंट बना? तो कंटेंट बना क्या? न्यूज़ पेपर, ठीक है? न्यूज़पेपर पढ़िए, उसका आर्टिकल पढ़िए। आप जनसत्ता देख सकते हैं। क्लियर है? फिर और क्या आपके पढ़ने के लिए होना चाहिए? योजना, योजना उठाइएगा। और छठा है गुरु, ये दोनों किताब आती है। 10-10, 20-20, ₹20 की आती है। ₹20 की किताब आती है, आप ज़रूर लीजिएगा। और योजना में भी, तो वो क्षेत्र छोड़ना भी है तो छोड़ दीजिए। लेकिन योजना मस्ट है। योजना क्या करती है? एक टॉपिक पे पूरी बुक निकाल, और आप यूपीएससी का जब पैटर्न देखेंगे तो पाएंगे कि अभी तो क्या पूरा एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक कर दिया है। लेकिन पहले देखिएगा सारे क्वेश्चंस वहीं से आते। क्लियर है? तो हमारा यही बुक का लिस्ट। यदि मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कोई पर्टिकुलर एस्से की किताब को पढ़ने का कोई मतलब, आप क्या करते हैं? उनकी मतलब आप उसी तरह लिखना चाहते हैं, और जब उसी तरह लिखना चाहते हैं तो फिर आप नए तरीके, आप क्वेश्चन के डिमांड के अनुसार नहीं सोचते, आपको अपने जो रट्टा वाला माइंड है उस पर भरोसा। लेकिन मेरा सवाल है कितना रट्टा मारो, कितना रट्टा। आप देखो ना, अब यही क्वेश्चन मैं देख रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या एग्जैक्टली कोई ऐसा हमको कोई ऐसे मिला होगा? क्या हमको एग्जैक्टली यही लाइन मिलेगा? तो इसकी वजह से दिक्कत। ठीक है, नया क्वेश्चन आएगा आप घबरा जाइए। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम जब एसए में बात कर रहे हैं तो हमारा एसए का सिलेबस क्या है? तो हमारा निबंध की हम सिलेबस की बात कर रहे हैं कि आखिर आखिर बीपीएससी को हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या चाहता है? हम जब आंसर लिखे तो उसमें वो क्या देख रहा है, तो हमको देखना चाहिए। तो बीपीएससी ऐसी कोई भी
बीपीएससी ने ऐसा कुछ भी बताया हुआ, बीपीएससी ने अपनी बात कुछ भी नहीं बताई है, यूपीएससी ने बताया है। बीपीएससी ने सिलेबस के नाम पे सिंपल कह दिया निबंध 300 नंबर। बोला कौन बताने जाएगा, बच्चा सब खुद। लेकिन यूपीएससी की जब सिलेबस में जाएगा तो यूपीएससी ये 5, ये यूपीएससी में जाइएगा तो ये 5 बातों की वो बात कर, और यही हमारे लिए क्या हो जाएगा, संविधान हो जाएगा। इससे कैसे लिखें, यही 5 चीज हमको आगे लेके जाए। क्या है ये 5 चीज, आइए एक-एक करके देखते हैं। पहला कहता है, हाँ, ये यूपीएससी का, बीपीएससी सिलेबस नहीं देता, बीपीएससी कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया, ठीक है। तो हमने वो इंस्ट्रक्शन कहां से, यूपीएससी बिग डैडी है, हर स्टेट एग्जाम का बिग डैडी कौन है, तो हम वहां से भी कोई इंस्ट्रक्शन दिया तो हम उसका पालन। तो पहला बात वो क्या कहता है, वो क्या कहता है देखिए, निबंध विषय का पालन। इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन, जो हमारा प्रश्न पूछा है, उसी के अनुसार, उसी के डिमांड के अनुसार क्या लिखिए। इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब है, यदि क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन हमको ये दिया है तो हम यही आंसर, ये नहीं कि हम इसको बना देंगे क्या, नारी का क्वेश्चन या नारी सशक्ति, क्वेश्चन पूछा है नारी सशक्तिकरण में स्थिर कानून और व्यवस्था कैसे बाध है, तो ये पूरा आंसर, हम इसे डिविएट। तो मैं एक इस पे एक जोक सुनाता हूं, जो छोटा सा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं जब कॉलेज में था तो मेरा जो फर्स्ट ईयर का दोस्त था वो एग्जाम में फेल हो गया, सारे सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट। के पिताजी बोले कि नहीं मेरा बेटा तो फेल हो ही नहीं सकता, तो उन्होंने उसके लिए क्या करते हैं, रीचेक। रीचेक में उन्होंने कहा बेटा तुम जाओ और एक बार देखो। मैं और वो दोनों देखने गए, देखे तो यार आंसर सब सही था, सारे आंसर उसने जो लिखे थे ना, मैं बड़ा खुश हो गया, उसके फादर भी खुश हो गए कि टीचर से गलती हो। मैं गया उनको रिस्पेक्टफुली कहा कि सर ये आंसर तो इसने सही लिखा है, लगता है आपसे गलती हो गई। मैंने कहा हाँ बेटा बात तो सही है, आंसर तो सारे सही हैं, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मैंने पूछे ही नहीं। फिर फादर को लगा, और वो फिर वो दूसरी बात पूछे भी नहीं। उस लड़के ने क्या किया, जब क्वेश्चन उसको नहीं आता था, अपने से नया क्वेश्चन बनाया और आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। मेरे लिए भी शॉकिंग था कि कोई एग्जाम हॉल के अंदर बैठ के इतना हिम्मत जुटा सकता है कि मुझे नहीं आए तो मैं क्वेश्चन को ही अपना बना दूं। तो उसने जो मतलब जो मेरा दोस्त था, खैर वो फाइनली पास हो गया। तो मैंने देखा कि जो क्वेश्चन, जो भी क्लास 10th 11th 12th में पढ़ा था, वो अपने से क्वेश्चन बना लेता था आंसर। तो बच्चे भी यही करते हैं, जब उसको लगता है क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है तो अपने अनुसार क्वेश्चन को क्या करते हैं, मॉडिफाई। क्योंकि वो पढ़े कहाँ हैं, किताब में कहीं पढ़े थे, वो उसी को क्या करते हैं, मैच कर। क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं है तो कहेंगे जल्दी जल्दी जल्दी, मिल गया मिल गया मिल गया, पकड़ो जल्दी लिखो। और इसी में तो वो जो कह रहा है ना, ये जो पहला कह रहा है, निबंध विषय का पालन। भाई जो पूछा है वही आंसर करो, तुम उससे डिविएट ना लेफ्ट जाओ ना राइट जाओ, जो पूछा एग्जैक्ट पूछा है तुम मुझे वही आंसर करो। हमने स्थिर कानून की बात की है, तुम वहीं तक लो। तुम कहोगे नहीं नहीं, हम क्या था, विमेन इंपावरमेंट, हम इसका अलग दिखा देते हैं। अरे वो पूछा ही नहीं है तो तुम उनको क्यों दिखा रहे हो। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर चीज खानी है तो वही मांगो,
यदि आपका मन वही खाने का है तो चाहे कितना भी ऑप्शन दे आप कहिएगा कि मैं नहीं खाऊँ। ठीक है? तो ध्यान रखें। अब एक प्रॉब्लम आता है जब बच्चा लिखने लगता है, तो क्या होता है? वो अपनी भावनाओं में बहने लगता है, क्योंकि पढ़ा बहुत कुछ है। तो उसको थोड़ा भी लिखने लगता है, बोले इतना कम थोड़े लिखेंगे, बहुत पढ़े थे, और लिखते हैं। और लिखते-लिखने के चक्कर में ये जो क्वेश्चन क्या था वही भूल जाता है और अपनी भावनाओं में आगे बढ़ गया। तो इसीलिए आपको एक मैं यहाँ टिप्स दे रहा हूँ। एक एक टिप्स दे रहा हूँ। क्या है टिप्स? हर पैराग्राफ लिखने के बाद हर पैराग्राफ लिखने के बाद आपको क्या करना चाहिए? वापस से क्वेश्चन को पढ़ें। ठीक है? हर पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ लिखा, क्वेश्चन को पढ़ा। फिर पैराग्राफ लिखा, क्वेश्चन क्वेश्चन को बार-बार या हर 2 पैराग्राफ के बाद जब आप क्वेश्चन को बार-बार पढ़ते हैं, तो आपको क्वेश्चन बार-बार कहता है, भाई तू मुझे ही लिख, तू मुझसे डिविएट, तू मुझसे इधर-उधर मत जा। क्लियर है? अब जब हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो कह रहा है जब निबंध विषय का पालन करना है, इसका मतलब जो क्वेश्चन का प्रश्न है, जो टॉपिक है, उसी के बारे में सारा भूमिका, सारा उदाहरण, सारा मेरा विश्लेषण सब उसी के बारे में हो। हमको उससे ना लेफ्ट जाना है, ना राइट। अब यहाँ पे दूसरा सवाल आता है, अब यहीं पे एक नया क्वेश्चन खड़ा कर देता है, तो बच्चा बार-बार कहता है, खासकर हिंदी मीडियम, कि सर आप हमको कंटेंट दीजिए। उसका फोकस ज्यादा कहाँ होता है? कंटेंट, 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 कंटेंट। लेकिन क्या मेरे पास कंटेंट है तो मैं उसको सही से लिख सकता हूं? ये जरूरी नहीं है। तो यहां पे एक डिबेट आता है कि कंटेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट कि संरचना, जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे हमेशा लगता है। और जिसका मैंने देखा भी अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे जो भी एग्जाम दिया हो, कंटेंट कम भी हो लेकिन स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होगा, तो वो बच्चा 60% मार्क्स जरूर ले। लेकिन ये वीक है या नहीं है और ये बहुत है, तो बच्चा जानते हुए भी क्या करेगा? कभी कहीं कुछ लिख देगा, कहीं कुछ लिख देगा, उसकी कॉपी में कट्टम-कुट्टम ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि मैं अपने कंटेंट को प्रस्तुत कैसे करूँ, प्रेजेंटेशन कैसे करूँ? और इसी वजह से वो मार्क्स क्या करता है, बहुत ही कम स्कोर। जैसे आप देख लीजिएगा, बिहार का ही बच्चा है और वो पढ़ने में बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो इंटरव्यू में जाता है, तो अंग्रेजी नहीं, उसपे मेहनत भी नहीं किया होता है। बिहार के बच्चों में अजीब से है, मान लें आपने अंग्रेजी बोल दी, 4-5 जो आपके दोस्त हैं बोलेगा अंग्रेजी बोलता है, आपको बायकॉट करने लगे या आपका मज़ाक उड़ाने लगे। और उस चक्कर में आप देखिएगा बाकी लोग भी अंग्रेजी नहीं, और जब वो इंटरव्यू में जाता है, तो जानते हुए भी चीज़ों को प्रस्तुत नहीं, और जब वो प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो एक अच्छा आंसर जानते हुए बोल नहीं पाए। तो कंटेंट है, लेकिन आपको आपको यदि प्रस्तुति करने नहीं आता है, आपकी संरचना मजबूत नहीं है, आपकी स्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, आप एक अच्छा आंसर लिख नहीं सकते। चाहे जीएस का हो, चाहे यहां तक कोई किसी को कोई डाउट। तो इसीलिए मेरा कहना है कंटेंट है आपके पास। अब देखिए ना, निबंध के लिए हर चीज ही कंटेंट है आपका। जब आप सुबह से उठते हैं और रात तक कुछ भी देख रहे हैं, सब कंटेंट। आप जो अपने जीवन में देखते हैं कि कैसे भाई और बहन के बीच में माँ-बाप डिफरेंस करते हैं, ये भी आपका कंटेंट। आप सड़क पे चलते हैं, कोई महिला गाड़ी चलाती है, तो आप आपके मुँह से निकल जाता है, महिला गाड़ी चला रही है, जल्दी से बगल हट जाओ। आप ये बार-बार सुने होंगे। आप अपने आस-पास देखते हैं, तो जो आपका पूरा लाइफ एक्सपीरियंस है, वो भी अपने आप में क्या है एक, आप कहानी जो सुने हैं, वो भी एक कंटेंट। पोएम सुने, मूवी देखी, वो सब क्या है आपका? इसलिए कंटेंट के पीछे मत भागो। कंटेंट है,
हमें किसके पीछे भागना है? स्ट्रक्चर के पीछे। हम उसको प्रस्तुत कैसे करें, तो प्रेजेंट कैसे करें, हमारा फोकस यहां होगा। इसी पे ये दूसरा हमारा बात कहता है, विचारों का संगठन। विचार तो है, लेकिन उसको प्रस्तुत कैसे करूं? पता चल रहा है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो सबसे लास्ट में आ रहा है, और जो सबसे फालतू बात थी वो सबसे पहले आ रहा है। भूमिका में क्या डालूं, भूमिका में कितना लिखूं? मैंने कुछ बच्चों का निबंध में देखा, भूमिका चालू हुआ खत्म ही नहीं हो रहा है, 1 पेज 1.5 पेज 2 पेज, और वो भी विदाउट पैराग्राफ चेंज किए। 2.5 पेज लिख दे रहा है इंट्रोडक्शन, तो 2.5 पेज यदि इंट्रोडक्शन लिख देगा भूमिका, तो मुख्य भाग कहां जाएगा? और आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको यूपीएससी से ज्यादा टफ है बीपीएससी का एस्से। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में तो 2 ही एस्से लिखा, लेकिन बीपीएससी में कितना लिखना है? 3। मतलब आपको 3 बार दिमाग को स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ कर, प्लस आपको ज्यादा कंटेंट चाहिए बीपीएससी में, क्योंकि वहां तो 2 ही लिखना है, तो 2 एग्जाम्पल अलग अलग भी होंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे हर चीज के लिए आपको 3-3 एग्जाम्पल चाहिए। एक एग्जाम्पल को तीनों में तो यूज नहीं कर सकते ना, रिपीटेशन हो जाएगा। इसीलिए इसीलिए बीपीएससी का जब पेपर ऊपर से और क्यों डिफिकल्ट कर दिया? मुहावरा। मुहावरा का मीनिंग समझना अपने आप में ही क्या है? मुश्किल का। इसीलिए बीपीएससी के एसए का पेपर बहुत ही, अब तो कह रहा है विचारों का संगठन, मतलब भूमिका में क्या लिखना है, मुख्य भाग में क्या लिखना है, निष्कर्ष में क्या लिखना है, ये आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए, और वैसे ही आपका निबंध होना चाहिए। जब ये कर लिए तो कहता है तीसरा, संक्षिप्तता, मतलब कंसाइज का मतलब है। अब देखते हैं कुछ आदमी जब अपना आंसर लिखने जाता है तो प्रॉपर लिखता नहीं है, वो क्या किया, वो मतलब सारा कहानी लिखने लगता है, या किसी आदमी के पूछे प्रॉब्लम क्या है तो प्रॉब्लम नहीं बताएगा, कहानी चालू। तो निबंध में भी कहता है कि भाई आपके पास स्पेस बहुत कम है, आप आप कहानी मत सुनाओ, टू दी पॉइंट बात। अब जैसे एग्जाम्पल, कोई इतिहास में हमको एक डायमेंशन लेके आना है गांधी जी का, तो अब गांधी जी का चालू हो गया, गांधी जी का जन्म यहाँ हुआ था, ये हुआ था, लेकिन हमने तो गांधी जी पे पूछा ही नहीं। हम तो गांधी जी को वहां एक पर्टिकुलर रीजन से लेके आए हैं, गांधी जी का हम क्या बात करेंगे? सत्याग्रह का बात करेंगे, हम उसकी बात करेंगे कि उन्होंने कैसे विदाउट एक गोली फायर किए हुए भारत की स्वतंत्रता हमें दिला दी, हो गया। लेकिन आदमी क्या किया? गांधी का अब नॉलेज झाड़ने लगा। इसीलिए कहता है भाई आप तुम कुछ भी लिखो, मेक श्योर करो टू दी पॉइंट लिखो, कम शब्दों में अपनी बात को रखो, क्योंकि यदि तुमने कम शब्द में नहीं रखा तो तुम ऐसे से क्या कर जाओगे? डिविएट कर। उसी को लेकर चौथा बात कहता है, प्रभावी और सटीक अभिव्यक्ति। सटीक अभिव्यक्ति, इसका कहने का मतलब है कि जो तुम शब्द यूज कर रहे हो, आप देखते हैं अभी आपकी मैं कॉपी चेक करने लगूंगा तो आप कहिएगा कि सर मैंने ऐसा सोच के ऐसा लिखा था। फिर मैं पूछता हूँ कि तुम एग्जाम हॉल, वहां जब टीचर तुम्हारा कॉपी चेक कर रहा होगा, तुम वहां होगे क्या? आप तो वहां नहीं होगे। इसका मतलब हमको कॉपी अपनी ऐसी लिखनी है, ऐसी कॉपी लिखनी है जो मैं जो कह रहा हूं और तुम जो देख रहे हो दोनों क्या है। अच्छा सोचो, मैं कुछ ऐसी बात कहूं और आप सारे क्लास के लोग, मैं अभी जो कह रहा हूं मुझे लगता है कि सारे क्लास के बाद एक ही बात को समझ रहे हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूं वही सबको समझ में आ रहा है। लेकिन मैं कुछ बोलूं, कुछ इनको कुछ और समझ में आए, आपको कुछ और समझ में आए, आपको कुछ और समझ में आए, का मतलब मैंने सही तरीके से नहीं कहा, इसीलिए कुछ बात को कुछ और समझा और किसी ने कुछ और समझा। कोई नॉनवेज चुटकुला सुनाऊंगा, लगता है कुछ को समझ में आए, कुछ की बत्ती गुल हो जाए, कुछ को एकदम समझ में नहीं आए, क्योंकि उसके मीनिंग क्या है? डबल है। तो कह रहा है भाई डबल मीनिंग या कुछ भी ऐसे शब्दों का प्रयोग मत करो जो मीनिंग क्लियर नहीं बताता, प्लस तुम जो ग्रामर है उसको ठीक रखो। उदाहरण जो है, जो कहना चाहते हो एकदम उदाहरण सीधा दो, इन्हें के घुमा के उदाहरण दो। बहुत बार दिक्कत है, सर हम ये ऐसा सोच के ऐसा दिए थे, हम काम गड़बड़ हो जाए। और लास्टली कहता है
कि ये यदि आप 4 चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे, तो हम आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे। और कहता है लास्टली कि लेखन शैली का महत्व। फिर कह रहा है कंटेंट का इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो मिनिमम चाहिए ही, लेकिन आप लिखते कैसे हैं? कितना उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं? कितना उसको अच्छा उदाहरण लेते हैं? कितना सटीक बात करते हैं? कितना सरल शब्दों में आप अपनी बातों को कहते हैं? तब जाके हम आपको क्या करेंगे? एक्स्ट्रा मार्क्स। तो ये 5 बातें कि निबंध विषय का पालन करना, उसको व्यवस्थित करना, उसको संक्षिप्त में लिखना और जो भी लिख रहे हो, वो शब्द प्रभावी हो या सटीक हो और कैसे लिख रहे हैं, कहानी में, कोट में। तो आप अब यही मसाला के लिए ये लेखन शैली तो कह रहा है, लेखन शैली को कह रहा है किसी भी चीज को इंटरेस्टिंग, निबंध को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए क्या करना चाहिए? आपके पास निबंध को अच्छा बनाने के लिए हमारे पास क्या-क्या टूल है? हमें क्या-क्या हमारे पास हाथ में है? मसाला क्या-क्या है हमारे पास? तो मसाला के रूप में आपको क्या-क्या दिखेगा? एक मसाला आप यूज़ कर सकते हैं क्या? क्या? कहानी। एक मसाला यूज़ क्या कर सकते हैं? कहावत। एक मसाला और क्या यूज़ कर सकते हैं? क्या? कविता। ठीक है। एक मसाला और क्या यूज़ कर सकते हैं? ठीक है। आप उसका जो डेफिनिशन दें, ठीक है? आप उसके थ्रू आप पहले डिफाइन कर दिए और मसाला में और बढ़िया क्या हो सकता है? उदाहरण। ये सब क्या है? मसाला है। आप और इसको कैसे मसाला बेटर कर सकते हैं? क्या? डेटा। आप और मसाला कैसे बेटर कर सकते हैं? कैसे बेटर कर सकते हैं? बताइए? और इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? हाँ, रिपोर्ट को पुट कर सकते हैं, इंडेक्स, ठीक है? फिर कोट्स डालिए, आ रहे हैं और लास्ट कि हम अपने आंसर में कितना ज़्यादा करंट अफेयर्स को करंट अफेयर्स को हम कितना ज़्यादा सम्मिलित करें, तब जाके हम आंसर को क्या कर सकते हैं, एक और तो हम आपको रटवाएँगे भी। क्या? कोट्स आपको कम से कम 100 से ऊपर कोट्स देंगे। रटिए, आंसर पुट कीजिए, लिखिए। हर दिन आपको मुझे लगता है 3 कोट रटना चाहिए। क्लियर है? आप जो-जो अभी एडमिशन लेते जाएँगे, ग्रुप में आएँगे, मैं उसमें कोट्स का डेली डालूँगा। तो कोट्स को आप रट दीजिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? कोट्स को, कहानी को, कविता को लिखने में? क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? कोई मुझे बता सकता है? हाँ? हाँ, बहुत अच्छा। एग्ज़ैक्टली। दिक्कत क्या है? हमने कहा कोट रट लिया है 100, यूज़ नहीं करूँगा तो कोट बुरा मान जाएगी। जैसे ही क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन का दूर-दूर तक लेना-देना नहीं, ये कोट। मैंने देखा क्लाइमेट चेंज में हमारा एक बच्चा वीमेन एम्पावरमेंट का कोट डाले। मेरा तो बीपी हाई हो गया। मैंने उसको स्पेशली बुलवाया। मैंने कहा बुलाओ उसको यार। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुमने ये डाला मतलब वीमेन का एम्पावरमेंट से और क्लाइमेट चेंज समझ नहीं आया। सर हम तो ऐसे ही डाल दिए। यूट्यूब पे देखे थे सब मास्टर कहता है कोट डालो। कोट डालो तो ये थोड़ी कह रहा है कि कहीं भी कोट को डालो। तो कोट का रेलेवेंस क्या है? क्या वो क्वेश्चन का डिमांड है? उसी के अनुसार कोट को डालो। ये सबसे बड़ा समस्या। हम क्या करते हैं? हम पहले भी बच्चों को कहते हैं कोट पहले 8-10 क्लास मत करो। पहले एक समझ आ जाने दो, फिर तुम यूज़ करो। तो क्या करता है कोट डाल के अब वो क्वेश्चन को कोट से बदल दिया। अब ये अपने नया क्वेश्चन लिखने लगा। तो इसलिए दोनों का समझ होना बहुत ही समझ में क्वेश्चन से आप क्या कर सकते हैं? ये कहानी का भी यही प्रॉब्लम है। बच्चा का लैंग्वेज पे कमांड नहीं है। तो कहानी ही चल रहा है 1.5-2 पेज। कहानी पढ़े तो मैंने बोला ये क्यों कहानी लिखा?
रामू श्यामू, घोड़ा, बैल, ये था, गांव में था मोती। अंत में पता चल रहा है क्वेश्चन कुछ कह रहा है, कहानी कुछ। क्यों पढ़ा था वो कहीं कहानी, या कहीं यूट्यूब पे सुना है कि कहानी डाल देना, लेकिन कहानी क्वेश्चन को सूट कर रहा है कि नहीं, ये भी तो देखना होगा। इसीलिए यहाँ पे थोड़ा हमको इन सब चीजों में सावधानी बरत, कि क्या मेरा जो क्वेश्चन और जो मेरा कहानी कहावत है वो मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो यूज कीजिए, नहीं मैच कर रहा, क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट? तो यहां तक हमको क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हमको क्या चाहिए था और क्या हमसे बीपीएससी क्या एक्सपेक्ट करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है कि ये अफवाहें क्या क्या है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अफवाहों के बारे में समझ लेते हैं, क्या क्या है अफवाह। ठीक है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एक जो अफवाह है कि भाई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को क्या करता है, सबसे ज्यादा मार्क्स। ऐसा एक ही बार हुआ है। कब? 68 में भी ऐसा नहीं हुआ, 70th में भी नहीं होगा। मैं तो उल्टा आपको कह रहा हूं 70th में मार्क्स नीचे चले जाए, क्योंकि इंग्लिश वाला मीडियम भी आपके क्या आ गया, कंपटीशन। तो जनरलाइज्ड मार्किंग होने के चांसेस। तो हाँ, आपका एक बात है, हिंदी में आप एक्सप्रेस बेटर कर, ये आपको फायदा जरूर है, क्योंकि हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो हम उस वे में अपनी बात को नहीं कह पाते हैं जिस वे में हम हिंदी को। क्लियर है? तो एक फायदा है। बट ऐसा कभी मत सोचिए कि हम हिंदी में लिख रहे हैं तो हमको ज्यादा कंटेंट अच्छा होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा, कम शब्दों में अपनी बातों को कहें। आपको मार्क्स किसी भी लैंग्वेज में लिखिएगा अच्छा ही। क्लियर है? दूसरा जो अफवाह होता है बच्चों के बीच में, अगेन, कि बाबा जो शब्द है वो कैसा शब्द यूज करना होता है, भारी भरकम, एकदम हाई फाई, जिसको क्या कहते हैं। लेकिन कुछ नहीं, आप योजना पढ़िए, एक भी भारी भरकम शब्द नहीं, एकदम कैसा शब्द उनको चाहिए, एकदम सरल शब्द, सिंपल। दुनिया में कहते हैं सबसे खूबसूरत कौन, तो कहते हैं जो सबसे सिंपल है वो सबसे खूबसूरत। एग्जाम्पल कहेगा, ये देखिए सब 3 लाइन है एक जगह आ गया, सबसे सिंपल, सबसे खूबसूरत, रेक्टेंगल। बाकी कोई डिजाइन बना लीजिए, आपको लगेगा ये मोस्ट सिंपल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो इसीलिए आपके पास जो शब्द है और आप जो जीएस में शब्दों को सीख रहे हैं उसको यहाँ यूज कीजिए। लेकिन क्या शब्द इंपॉर्टेंट है? हाँ, शब्द इंपॉर्टेंट है। यदि वो राजनीति का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, तो उसमें ज्यादा शब्द पॉलिटी के दिखने। यदि वो इकोनॉमिकल क्वेश्चन है तो उसमें हमें इकोनॉमी के शब्द आने चाहिए। तीसरा जो लोगों में अफवाह है स्टूडेंट्स के बीच, अगेन यहां हो सकता है कुछ बच्चे उससे हमसे हमारी बातों को कहें कि नहीं सर हम दूसरे तरीके से, ये थोड़ा डिवाइडेड है। इससे में कुछ लोग कहते हैं कि हेडिंग, जो हेडिंग है आप लिखिए। कुछ लोग कहते हैं कि सीधा इसमें क्या कर दीजिए, लो चार्ट बना, डायग्राम बना दीजिए। लेकिन मैं इन तीनों के पक्ष में, मैं यूपीएससी में भी वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर रहा एसए में 152,
अभी तक हाईएस्ट भी शायद 158 व 160 गया है। लेकिन जब मैंने दिया तब मैं वन ऑफ द हाईएस्ट सेकंड या थर्ड लो नंबर पे था। या आप कोई भी अच्छी किताब पढ़ेंगे तो उसमें कभी सजेस्ट नहीं कहता कि हेडिंग दे दिए तो इससे कहता क्या है? आपके लैंग्वेज का टेस्ट, कि आप कितने अच्छे से अपनी बात को कह पाते हैं। जब आपने हेडिंग डाल दिया ना, तो वहीं पे लैंग्वेज का महत्व क्या हो गया? फिर जीएस और इसमें अंतर ही क्या है? जीएस में आप हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग, तो इसमें हेडिंग और सब हेडिंग का कोई मतलब। लेकिन कुछ बच्चों ने पिछली बार या उससे पिछली बार, हर साल 2-4 बच्चा ऐसा होता है, जब मैं ये बात सिखाता हूं तो 2-3 यूट्यूब से कॉपी उठा के ले आता है। तब फलाना टॉपर को तो मार्क्स भी मिला, वो हेडिंग डाला है। वो डाला होगा, अच्छी बात है, उसकी किस्मत भी अच्छी रही होगी। मैं अलाउ, बाकी आपकी इच्छा है, मुझे कोई समस्या, डायग्राम भी, ऐसा कुछ नहीं। आप सिर्फ एंड सिर्फ एस्से में क्या लिखेंगे, तो एस्से में आप सिर्फ एंड सिर्फ क्या लिखिएगा? पैराग्राफ, सिर्फ एंड सिर्फ पैराग्राफ। पॉइंट का कोई लेना देना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़े, चलिए 2 मिनट। हाँ प्लीज, हाँ हाँ कर लीजिएगा, बट कोशिश कीजिएगा कि कम करें। कहाँ यूज कर सकते हैं? कहाँ बड़ा डिफिकल्ट वर्ड है। एक्चुअली दिक्कत ये हो गया, हम लोग भी हिंदी के रहे कहाँ, इंग्लिश हो गए। मैं भी जो बोल रहा हूँ इंग्लिश बोलो, हिंदी कहाँ बोलो। तो इंग्लिश के शब्द आ रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि कम से कम इंग्लिश के शब्दों को। अब मान लीजिए बड़ा टेक्निकल टर्म, मास्टर को भी नहीं पता, तो डोंट वरी है। बट ये ना हो कि हिंदी के पे हिंदी में लिख रहे हो, अंग्रेजी दिख रही हो पूरी, ऐसा नहीं। ठीक है, बीच बीच में दिख जाए कहीं, कोई दिक्कत, एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, वो दिख जाए कोई, वन वर्ड यूज हो सकता, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? मैं आगे बढ़ूं? हाँ, अंडरलाइन देखो, समझो, अंडरलाइन पहले तो ऊपर भी अंडरलाइन चलता है हिंदी में। हमको तो लगता है यही डालते डालते आदमी का हाथ दर्द कर जाता, समय निकल जाता। अब सोचो तुमने यहां अंडरलाइन किया ऊपर, फिर तुम नीचे कर रही हो, तो इसका और इसका कंफ्यूजन बढ़ता, प्रेजेंटेशन खराब हो जाता। तो मैं सजेस्ट नहीं करता कि आप उसको अंडरलाइन। क्या क्या मैं समझा नहीं? हाँ तो यही तो बोल रहा हूं, टूटना तो नहीं चाहिए। इसका तो मतलब यही है कि भाई आदमी का बाल खत्म हो जाए, ये उसको ऐसा तो नहीं कि पसंद नहीं करेगा, लेकिन कुछ तो कमेंट करेंगे ही कि भाई अब जाइए, आप सोचिए टकले हो गए हो, प्रिपरेशन में चांस है ज्यादा होने के, ये प्रिपरेशन कुछ भी करा सकता है, लेकिन शादी करने जाइएगा तो 2 बार तो क्वेश्चन। तो मैं ऑलवेज कहूंगा, ऑलवेज, कि जो नॉर्मल नॉर्मल है वो फॉलो, बाकी छूट जाता है तो कोई दिक्कत। अब जब छूट ही गया तो उसमें क्या कह सकते, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आप इसको रोज, तब ये हिंदी में ऑलवेज उसको क्या करता है, कनेक्ट कर। क्लियर है भाई? यूज की। और कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आगे बढ़ूं मैं? चलिए, अब हम लोग आते हैं, यहां तक तो कहानी चल रहा था, क्या चाहिए क्या होता। अब यहां से कि सर, मैं जब निबंध लिखूंगा, जब मैं निबंध लिखूंगा तो मैं निबंध कैसे लिखूं, कैसे सोचूं? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। कैसे, भूमिका कहां से कहां चलेगी, ठीक है, मुख्य भाग कहां से कहां चलेगा, निष्कर्ष कहां से कहां होगा, सारी बातें। क्लियर है? तो इस सब बातों को हमें यहाँ पे, एक निबंध को हमने ऑलरेडी कहा कि उसका कंटेंट कहां से आएगा, हमने उसको दे दिया। तो इसका मेजर निबंध का दो ही चीज होता है, एक कंटेंट,
और दूसरा इसका संरचना। ठीक है, यही हम देखते हैं कंटेंट का। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम इस पे आ जाए। ठीक है, तो यहां पे हम तीन चीज देखते हैं। क्या क्या? पहला, हम पूरा एस्से को, निबंध को तीन भाग में डिवाइड। एक भूमिका, दूसरा क्या है, मुख्य भाग, जिसको आप क्या कहते हैं, बॉडी, इसको क्या कहते हैं, इंट्रो, और तीसरा क्या है, निष्कर्ष। तो अब एक समझते हैं कि इन तीनों का डिमांड क्या है। जब हम भूमिका लिखें इन तीनों का, तो इन तीनों का डिमांड क्या है, हमें लिखते वक्त क्या सोचना, ये बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। क्या सोचना चाहिए, आइए एक एक करके देखते हैं। डिमांड क्या है हमारा, ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं। यहां भूमिका का डिमांड क्या है, ठीक है, यहाँ मुख्य भाग का डिमांड क्या है, और निष्कर्ष का डिमांड क्या है, एक एक करके। तो आइए एक एक करके समझते हैं। पहला, भूमिका। भूमिका, भूमिका का डिमांड क्या है, भूमिका में हमको क्या सोचना चाहिए। देखो बेटा, जब तक सोचना नहीं सीखोगे ना कि हर चीज कैसे सोचना है, तब तक एक अच्छा है। तो हमको कह रहा है भूमिका में हमको कैसे सोचना। तो यहाँ पे मैं दो चीज कहता हूं। सबसे पहले आपको सोचना है कि उसका अर्थ क्या है। अर्थ मतलब मीनिंग, क्या है उसका अर्थ, जो ये क्वेश्चन कह रहा है उसका अर्थ क्या है। अच्छा सोचो, यदि एग्जामिनर को ये लगा कि पहले इसको खुद ही अर्थ नहीं पता, तो ये आगे जाके क्या हमको ऐसे लिखेगा या बताएगा। तो सबसे पहले तो एग्जामिनर को हमको ये बताना होगा कि सर जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना, मैं उसका अर्थ समझता हूं, और मैं अर्थ समझने के बाद अब उसको बहुत अच्छे से आपको धीरे धीरे लिखूं। लेकिन पहले लाइन में हमको ये पता चल जाए कि इस लड़के को अर्थ ही नहीं पता, तो क्या मैं आगे कॉपी चेक करूंगा। हमने आपसे पूछा बताओ अपने बारे में, उसी में आप घबरा गए, तो हम क्या आगे पूछेंगे ना, हटाओ इसको नहीं चाहिए। आप देखते हैं बहुत बार इंटरव्यू लेने होता है, पहले ही क्वेश्चन में आउट कर देते हैं, बोला नहीं नहीं ये बता नहीं पाएगा। इसका मतलब है कि हमको, यदि हम जब भूमिका में लिखने जाएं, तो हम पहले सबसे पहले क्या बताएं क्वेश्चन, अर्थ। अर्थ, और अर्थ बताने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, कहानी के थ्रू, कोट के थ्रू, कविता के थ्रू बता सकते हैं, उसका परिचय देकर, डिफाइन करके। ये अलग अलग तरीके हम जब अभी पढ़ेंगे, पहली क्लास दूसरी क्लास, तो उसमें हम लोग डिटेल में जाए। भूमिका ही चलेगा 3-4 दिन तक। हम पढ़ेंगे कैसे, ये मैं बता देता हूं। हम भूमिका स्टार्ट करेंगे, तो भूमिका पहले एक्सप्लेन किया, क्या चाहिए था उसके, क्या क्या कैसे कैसे सोच सकते हैं, और उसमें फिर क्या करेंगे, हम आपको एक क्वेश्चन देंगे, एक टाइमर चलेगा 3 से 4 मिनट का, आप सोचिएगा पहले, फिर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे 15 से 20 मिनट। क्या करेंगे, एक्सप्लेन। और जब एक्सप्लेन करेंगे उसके बाद उसका एक मॉडल आंसर देंगे, 2 पैराग्राफ। भूमिका 2 पैराग्राफ। भूमिका कितना लिखना है हम लोग को, I1 एंड I2। I1 मतलब इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ, और I2 का मतलब भूमिका का दूसरा पैराग्राफ, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि भूमिका कहीं भी 10 से 15% से ज्यादा नहीं हो। क्लियर है, तो हमको एकदम दिमाग में रख लेना कि भूमिका को हमको 2 पैराग्राफ से ज्यादा आगे जाना ही नहीं। तो एक में हमको क्या एक्सप्लेन कर देना है, मीनिंग। और मीनिंग भी कितने अर्थ भी, 2 तरीके के अर्थ। क्या क्या, अर्थ भी 2 तरीके के होते हैं। हर हर व्यक्ति भी 2 तरीके का है ना। एक जो सामने है सोसाइटी के, आप मेरे सामने कुछ एक अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करेंगे,
जैसे ही मैं हटूंगा एक अलग तरीके से भी। हर व्यक्ति में दो पर्सनालिटी है ना, सामने दिखता कुछ है, कुछ लोग डायलॉग भी देते हैं, तुम हमको जितना समझते हो उससे बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही हर क्वेश्चन का मीनिंग भी दो है। जैसे यहां देखिए, देखिए यही देख लीजिए, बापक नाम साग पात, अब बेटक नाम परोर। ये डायलॉग पिताजी और समाज इस पे मतलब हंसता है जब आप पे, कहता है मतलब तुम्हारे बाप की औकात नहीं है और तुम उससे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। ओवरऑल कहने का मतलब यही कि मतलब तुम्हारे पिताजी का नाम है साग पात, मतलब सस्ता नाम है, और तुमने अपना नाम परवल रख लिया है, मतलब बड़ा महंगा नाम। ठीक है, तो जब कोई अपनी औकात से ज्यादा बढ़ के बात करता है तो हम इस तरह के शब्दों को प्रयोग करते हैं। समझ में? तो इसका मतलब बापक नाम साग पात, सामने वाला तो मीनिंग अलग बता रहा है, लेकिन इसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग अलग है। क्वेश्चन मेरा क्या है? छुपा हुआ मीनिंग। यही है ना क्वेश्चन? क्वेश्चन मेरा क्या है? छुपा हुआ। जैसे ये देख लीजिए, कड़े अनुभवों से ही सर्वोत्तम सबक सीखे जाते हैं, ये यूपीएससी 2025 का। तो इसका मतलब सामने दिख रहा है कड़वे अनुभव से ही सर्वोत्तम तो एक सामने वाला मीनिंग हो गया। अब इसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग कि क्या है? जब व्यक्ति दिक्कत में होता है, किसी मुसीबत में होता है, और जो उस समय सीखता है वही उसके जीवन को क्या करता है? आगे बढ़। तो उसके अंदर का छुपा हुआ मीनिंग क्या है? इसका मतलब है हम भी जब कोई बात लिखें तो उसमें दो तरह का मतलब होगा। एक जो क्या है, सामने से दिख रहा है, और एक कौन सा? छुपा हुआ। जैसे 68 में क्वेश्चन आया था, मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है, ना हाथी ना घोड़ा होई है। उसका सामने वाला मीनिंग क्या है कि मूस को कितना भी पौष्टिक आहार खिला लीजिए, वो ज्यादा से ज्यादा मोटा होगा तो क्या होगा? लोढ़ा, लोढ़ा जिसपे सिलवट की तो आप मसाला पीसते, उतना बड़ा होगा, ना कि वो हाथी जैसा बड़ा हो जाएगा या घोड़े जैसा तेज दौड़ने लगे। ये उसका सामने वाला मीनिंग हुआ। बट क्वेश्चन तो मेरा ये था ही नहीं। क्वेश्चन तो छुपा हुआ मीनिंग है। छुपा हुआ मीनिंग क्या है? छुपा हुआ मीनिंग है कि हर लिविंग बीइंग का, हर जो जीवित मनुष्य है या जीवित जानवर है, पेड़ है, पौधे, उन सब का एक सीमित क्षमता है। हर कोई हर काम कर सकता है क्या? इसका मतलब हर कार्य को करने से पहले हमको क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी वीकनेस, अपनी क्षमता के अनुसार ही कार्य को करना चाहिए। ये नहीं कि मूस को कह दिया कि तुम हाथी बन जाओगे तो अब डेली खाने लगा। मूस कितना भी खा लेगा वो हाथी। समझ रहे हैं? तो देखिए मीनिंग अलग अलग हो गया ना। तो क्वेश्चन हमेशा छुपा हुआ मीनिंग ही आपको आगे लेके जाए। जो छुपा हुआ मीनिंग समझ गया वो इससे में आगे बढ़े। समझ रहे हैं? कोई डाउट है? चलिए, अब दूसरा इसका पार्ट क्या कह रहा है, ये हम लोग कहां लिख देंगे? दोनों I1 में लिख दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब दूसरा, कुछ मीनिंग जो अर्थ है वो तब तक क्लियर नहीं होता है जब तक कि उसको हम क्या ना दे दें, बैकग्राउंड, पीछे की कहानी। अब हमेशा कहते हैं ना, चाचा बोल पीछे का क्या क्या हुआ। तो हम पीछे की कहानी, जिसको आप एक अच्छे शब्द में क्या कहते हैं? संदर्भ। जिसको आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, प्लस प्लस हमको क्या होना चाहिए? करेंट अफेयर्स। कि आखिर आज ये क्वेश्चन तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? दुनिया में ऐसा क्या हो गया कि आज ये क्वेश्चन तुम लेके मेरे पास आ गए? पीछे का बैकग्राउंड क्या है? संदर्भ क्या है? जब ये आप ले आइएगा
तो क्या होगा, इसका मीनिंग और क्लियर हो जाए। क्लियर है? तो यदि भूमिका में आपने अर्थ बता दिया और संदर्भ बता दिया तो आपका काम। कुछ बच्चे अफवाहों में ये भी बताते हैं कि भूमिका एकदम चालू करो, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, एकदम एंशियंट हिस्ट्री से। अरे भैया, इस क्वेश्चन का एंशियंट हिस्ट्री से क्या लेना देना? मैं तो एंशियंट हिस्ट्री में जाना भी पसंद नहीं करता। मॉडर्न हिस्ट्री इतना है, करंट अफेयर इतना है। हाँ, हो सकता है मेरे एग्जामिनर को खुद ही एंशियंट हिस्ट्री ना पता। इसीलिए अब बच्चा सोचता है एक लाइन बोल दिए वहां, किसी का नाम लिख दिया, सोचा मास्टर को पता होगा, तो वही थोड़े ना कि पता। इसीलिए उन चीजों को लिखिए जो ज्यादा फेमस है, ज्यादा नोन है। क्लियर है? कोई डाउट आपका यहां तक? कोई डाउट? हाँ प्लीज। कहावत, फिर आप मान लिया आपने कहावत लिख दी और क्वेश्चन भी कुछ है, तो दोनों को कनेक्ट कैसे कीजिए? कहीं से तो जोड़िएगा ना, ये कहावत भी यही बात कहती है, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। वरना एक कहावत के बदले एक कहावत, फिर कहावत, फिर कहावत, फिर समझाएगा। कहावत को भी लाना है, कहानी को भी लाना है, कविता को भी लाना है। कुछ बच्चा कहेगा मान लें अंग्रेजी में हमको कोट याद है तो यूज कर सकते हैं, आपको फारसी में भी आए यूज कर लीजिए, लेकिन बस उसको हिंदी में समझा दीजिए कि ऊपर जो फारसी लिखा है उसका मतलब ये है। क्लियर है? हाँ, अब लिखिए बैकग्राउंड में। आप वन में भी उसका डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं, आएंगे हम लोग उस पर, अभी इंट्रो में आए नहीं है, ये तो बस एक ट्रेलर दिखा रहे हैं। ठीक है, ट्रेलर। अभी फिल्म आएगी, पहला पार्ट चलेगा, जहां पे आपको हीरो का दिखा रहा है कि एकदम माता पिता का हुआ, माता पिता के एकदम बच्चा मेला में गया, बिछड़ गया। अभी हम लोग वहां हैं। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? आगे बढ़िए। चलिए, फिर एक क्वेश्चन भी लेते हैं, मजा आएगा उसमें। फिर हमारा क्वेश्चन कहता है, इंट्रो से तो हमने ये बात समझ लिया, अगर कोई बात समझ में आ रही है, ऐसे ही लग रहा है कि बकवास कर रहा है। मुख्य भाग बॉडी, इसका डिमांड क्या है? कितने लोगों को नींद आ रही है? खोल लो, 3 साढ़े 3 बजने वाला है, लोगों को भी नींद ज्यादा सोना नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका डिमांड क्या है मुख्य भाग का भाई? मुख्य भाग का डिमांड, मुख्य भाग में ऑलवेज हम क्या करते हैं? कैसा विश्लेषण? 360 का मतलब हर तरीके से, 360 डिग्री मतलब पूरा सर्कल, मतलब सब डायमेंशन से हम चाहते हैं कि आप हमारा विश्लेषण। और इसके लिए आपके पास टूल हथियार क्या मिलेंगे? अलग अलग मिलेंगे। आप किस बेसिस पे? ऐतिहासिक, इतिहास के बेसिस पे, सामाजिक, फिर आर्थिक, समझ में? ऐसे अलग अलग डायमेंशन को आप क्या कर सकते हैं? पकड़ सकते हैं। क्या? व्यक्तिगत स्तर, फिर किस पे? परिवार, फिर सामाजिक बोल चुका हूं, ठीक है, राजनैतिक, वैज्ञानिक, फिलॉसफी, 50 हैं, आप यूज कर सकते। उसमें से देख लीजिए क्वेश्चन में 4-5 कौन सूट कर रहा है। समझ में? तो ये आपके आधार बन, कि हम सोचते हैं क्वेश्चन में सामाजिक स्तर पे देखें तो ये क्वेश्चन कैसे जा रहा है, आर्थिक स्तर पे कैसे, राजनीतिक स्तर पे कैसे, नेशनल पे कैसे, इंटरनेशनल पे कैसे। समझ में? तो ये आपके पास सेकंड चीज हो गया कि भाई हम सोचते कैसे। विश्लेषण तब तक नहीं हो सकता है जब तक, अभी विश्लेषण का आधार हमारा क्या होगा? क्या होगा? आयाम, जिसको आप क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? डायमेंशन। तो अलग-अलग आयाम आप क्या चुनते हैं? ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक, व्यक्तिगत, वैज्ञा क्या चुन क्या सारे मुझे लिखने होंगे? नहीं, 700 से 800 शब्द। इसका मतलब है 4 से 5 आयाम बहुत, 4 से 5 आयाम बहुत। क्लियर है? और यहां पे आपको लाना होगा विश्लेषण में, हर में क्या? उदाहरण। हर में क्या? यहीं पे आपको क्या काम आएगा? जीएस का नॉलेज। यदि हम राजनीतिक पढ़ते हैं, में क्या काम आएगा? पॉलिटी पूरा काम आ जाएगा। इतिहास का इतिहास वाला, समाजवाद का सामाजिक वाला, ज्योग्राफी में ज्योग्राफी वाला, वो वाला मेरा नॉलेज को क्या काम आ जाएगा? इकोनॉमिक्स का आर्थिक। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ? ठीक है। अब हमको मुख्य भाग कितना लिखना होगा? तो मुख्य भाग मेरे अनुसार मुख्य भाग आपको कितने लिखने होंगे? तो 8 पैरा। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 एंड B8। ठीक है? 8 पैराग्राफ आपको। क्लियर है? हमने फिक्स देखी, जगह को फिक्स करते जा रहे हैं। कोई डाउट यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां जब हम लोग B8 में आएंगे, मतलब 7 पैराग्राफ। मान ले कोई क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल। मान ले कोई क्वेश्चन हुआ कि महिला सशक्तिकरण हुआ है, क्वेश्चन ये है। तो आप लिखेंगे, हाँ महिला सशक्तिकरण हुआ सामाजिक क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण आर्थिक क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण राजनीतिक क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण नेशनल पे या परिवार पे, वगैरह वगैरह करके यहां तक। आठवां यहां तक। आठवां में कहिएगा जस्ट उसके उल्टा। क्या कहिएगा? उल्टा। उल्टा भी अपने आप में एक डायमेंशन है, आयाम है। कहेगा नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है महिला सशक्तिकरण, सब झूठ बात है। अभी भी रेप हो रहा है, स्टॉकिंग हो रहा है, दहेज के लिए मार दिया जा रहा है, ठीक है, घरेलू हिंसा हो रहा है। अभी भी जितने ज्यादा बड़े पोस्ट पे देखिएगा महिलाएं नहीं है, अभी भी राजनीति में नहीं है। तो आप क्या? उल्टा। मान ले क्वेश्चन कहा कि नहीं नहीं महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ है, तो आप यहां लिखिएगा महिला सशक्तिकरण नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं। आठवां में क्या लिखिएगा? नहीं नहीं, हुआ है, महिला सशक्तिकरण खूब हुआ है। कल्पना चावला को देख लीजिए, ठीक है, इंदिरा गांधी को देख लीजिए, ममता बनर्जी को देख लीजिए, कंगना रनावत को देख लीजिए, ऐश्वर्या राय। हाँ? तो सबका नाम ले ले भाई, जो भी अच्छा किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े में लोग उनका मत लो, उनका नाम याद नहीं आया, उनका नाम लिखो, प्रतिभा पाटिल का लिखो। उल्टा, वो उल्टा भी देना एक डायमेंशन है ना। ठीक है? क्लियर है? लिख लीजिएगा। अब जैसे मैं अभी एक क्वेश्चन अभी लेने जा रहा हूं, कड़वे अनुभवों से ही सर्वोत्तम सबक सीखे जाते हैं। तो 7 पैराग्राफ लिखे, हाँ हाँ, कड़वा अनुभव से ही आदमी क्या होता है? महान बनता है, महान बनता है, महान बनता है, महान बनता है। आठवां में कहे ना ना, कड़वा अनुभव तो आदमी को और क्या करता है? बर्बाद कर देता है, कमजोर कर देता है, निराशा में डाल देता है, वो उस गलतियों से निकल नहीं पाता है। उल्टा, एग्जामिनर पागल हो जाएगा, लड़का कितना अच्छा, दोनों बात दिखा दी। समझ में? ये आपको काउंटर आर्गुमेंट। हाँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो मेन नहीं है ना, हम तो एक डायमेंशन दिखा रहे हैं। आप ज्यादा दिखाना चाहते 2 में दिखा लीजिए, बट हम ज्यादा सजेस्ट। ठीक है? तो ये जो काउंटर आर्गुमेंट की हमने बात की, आठवां क्या है आपका? काउंटर। ये भी अपने आप में एक डायमेंशन है। क्लियर है? और कोई ऐसी बात नहीं है जीवन में जिसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं है। क्लियर है? डन है?
अभी एक क्वेश्चन मैंने कल इंग्लिश मीडियम में लिया था, आज नहीं लिया हूं, आज हिंदी मीडियम में अलग क्वेश्चन लिया। कल लिया था कि युद्ध 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 जरूरी नहीं है, युद्ध का वैकल्पिक मतलब अल्टरनेटिव होना ज्यादा बेटर सोल्यूशन। वो कहता है युद्ध लड़ना सॉल्यूशन नहीं है, युद्ध को विदाउट युद्ध लड़े जीतना इंपॉर्टेंट। तो उसमें हमने सातों पैराग्राफ में ही कहा नहीं नहीं नहीं, युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ना है, युद्ध नहीं लड़ना है। आठवां में आके क्या कहा, कभी कभी युद्ध लड़ना भी, जब युद्ध ही शांति का मार्ग है। एग्जाम्पल रामायण, एग्जाम्पल महाभारत, ठीक है, एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। कभी कभी युद्ध ही शांति का मार्ग लाता है, क्योंकि जब आप युद्ध नहीं लड़ते हैं तो सामने वाला आपको क्या समझता है, कमजोर समझता है। तो कभी कभी अब यहां डायलॉग डाल सकते हैं, क्षमा सोपती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो विश्व दंत रहित विश्वहित विनित सबल हो समथिंग। इसका मतलब है, अब यहां लाते आप समझ में, तो आप बोलते कि भाई सांप सांप को पता चल जाए इसमें जहर नहीं है तो सब उसे खेलेगा, उसको फुफकारना भी कभी कभी। क्लियर है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में 98% सांपों के पास जहर। हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी, एक कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है बेलगांव में, मैं मिलिट्री स्कूल से पढ़ा हूं तो हमें वहां ले जाया गया, तब हमें ये ट्रेनिंग दी गई। वरना उससे पहले आदमी डरता था कि हर सांप, लेकिन अब ये नहीं पता है कौन सांप के पास है और कौन के पास नहीं है। तो आदमी क्या करता है, आधे तो लोग सांप के काट जहर से नहीं मरते, हार्ट अटैक से। या काट लिया, फिल्मों में बाहर दिखाया है, 2 मिनट में काटा, झाग निकला और मर गए। क्लियर है, कोई डाउट यहां तक? जैसे हम इसका भी काउंटर आर्गुमेंट दे सकते हैं। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, सूर्य को ही हम लोग नकली सूर्य बना दे, चाइना एक अलग ही सूर्य बना रहा है। डिपेंड करता है, आप मत लिखिए, कोई जरूरी नहीं है। बट एक बात तो मानेंगे कि 90% केस में होगा, 10% में नहीं होगा, छोड़ देते हैं, इतना क्या जबरदस्ती है। डन है। चलिए लास्ट पॉइंट है, फिर मैं क्वेश्चन पे आ जाऊंगा। एक क्वेश्चन पे लास्ट में कह रहा हूं निष्कर्ष। निष्कर्ष से मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है, मेरा क्या डिमांड है। क्या हुआ, कुछ लोग एकदम एक्सप्रेशन ऐसे, कुछ लोग को नींद आ रही है लेकिन एकदम रोके हुए, मास्टर कब अपनी बकवास बंद करेगा और मैं जाऊंगा और सीधा सो जाऊं। लेकिन यहां से सब चीज दिखता है, दिक्कत यही है, हम थोड़ा ऊपर हैं तो आदमी को लगता है मास्टर देख नहीं रहा है, यहां से एक एक चीज दिखता है। इसलिए थोड़ा भी कोई लेफ्ट राइट होता है तो यहाँ डिस्टरबेंस होना चालू हो जाता है। क्लियर है, क्योंकि हम जब आ रहे हैं तो देखो अजीब सी स्टूडेंट की भी एक्सपेक्टेशन अजीब है, मास्टर फ्लो में बोलना चाहिए, मास्टर रुका मतलब बेकार, यही एक्सपेक्टेशन है। लेकिन हम हिलते रहे डुलते रहे तो भैया हमको भी डिस्टरबेंस होता है। हम तो तब फ्लो में बोलेंगे जब आप एक जगह रहेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। समझ में। इसलिए जब पहली बार कोई टीचिंग करने, मैं भी जब पहली बार टीचिंग करने गया, बहुत जल्दी 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 तो ऐसा लगता था कि ट्रेन छूट रही है। ठीक है, और आदमी बहुत तेज बोलता है, बहुत फास्ट बोलता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वो एक क्या है, सीखता जाता है आर्ट। तो आइए निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या कह रहा है आपका, निष्कर्ष सिंपली कहता है भाई तुम हमको सार बता दो। ठीक है, मतलब जो तुमने भूमिका में बात कही, जो तुमने मुख्य भाग में बात कही, उसका तुम ओवरऑल हमको फिर से बता दो कि अंत में क्या हुआ। अंत में देखते हैं कहीं कोई मीटिंग हो रही हो तो अंत में कहता है कि अच्छा चलो 4 घंटा हमने बहुत ज्यादा बातें की, अंत में हम जी 4 पॉइंट पे एग्रीमेंट में। तो अंत में जो हम कह रहे हैं, हम लेके क्या जा रहे हैं, तो वही निष्कर्ष। कुछ लोग क्या करता है एग्जाम हॉल में कि भूमिका लिखा, बॉडी पूरा लिखता गया लिखता लिखता गया, अचानक
अतः निष्कर्ष यह कहते हैं खत्म। ये उसी तरह है कि आपका गेस्ट आया आपके घर में, खाना जैसे ही खाया बोला आप भागो यहां से। आप ऐसा नहीं करते। खाने के बाद भी वो आधा 1 घंटा टाइम बर्बाद करता है। चाय चाय लीजिएगा क्या? हमको पता है कि इसको भगाना है, फिर भी पूछ लीजिएगा, चाय, कॉफी? कुछ नहीं तो मिठाई, वो भी नहीं तो आप बाहर छोड़ने जाइएगा, गले मिलिएगा, खूब सारे झूठे वादे। पक्का मैं आऊँगा आपके घर, पता है इसके घर नहीं जाना है, ठीक है? हम लोग फिर मिलेंगे, ड्रामा खूब चलता है। इसका मतलब है कि वो एक तरीका है विदा लेने का, ठीक है? तो यहाँ भी जब हम विदा ले रहे हो, तो उसको तुरंत मत खत्म कर दीजिए। उसको भी 2 पैराग्राफ में लगे एग्जामिनर को कि हाँ, खत्म हो रहा है, मार्क्स देने की तैयारी करनी चाहिए। पता चले सीधा अंत में अतः, अरे यार अभी तो समझ नहीं आया बाबा, जल्दी हो गया खत्म। उसको भी प्यार से एक स्मूथ वे में खत्म। क्लियर है? कोई डाउट? तो 2 पैराग्राफ और सार में आप क्या कर सकते हैं? कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो अंत में अच्छी-अच्छी बात, जो ऊपर में अच्छी-अच्छी बातें लिखे, सार में लिख दिए, प्लस यहां लंबा-लंबा फेंकिए, जैसे मोदी जी फेंकते हैं। 2047 तक क्या कर देंगे? विकसित भारत। 2070 2070 तक मोदी जी ही नहीं रहेंगे। अब क्या होगा, नहीं होगा या 47 तक रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? ड्रीम ऐसा दो जो सामने वाला, अभी वाला को तो मतलब ही नहीं हो, खाली दिखे हाँ हो रहा है, ठीक है? जैसे वो कहते थे फार्मर इनकम डबल कर देंगे, आज तक डबल नहीं हो। तो इसीलिए आप भी लंबा लंबा फेंकिए। पूरा भारत समृद्ध, महान, सोने की चिड़िया, फेंकिए। जीडीपी, अभी हमारा जीडीपी 3 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर है, 4 के आसपास, 4 पहुंचे नहीं है, 4 के आसपास है। बोलिए 10 ट्रिलियन डॉलर 2030, 50 ट्रिलियन डॉलर 2050 तक का बाद में। तो यहाँ आप लंबा लंबा अच्छी अच्छी बातें, ग्रीन इकोनॉमी कर देंगे, भारत एकदम ग्रीन होगा। बोलने में क्या जा रहा है? बोलिए, लेकिन ऐसा बोलिए जो पच जाए। ऐसा भी मत बोलिए कि बोले फालतू बात करना। तो उसमें हम कहेंगे मोदी जी के अच्छे शब्दों को उठा लें। देखिएगा 3-3 वो गुच्छा-गुच्छा बना-बना के शब्दों को कर, वो शब्द काम आए, ठीक है? लेकिन वो वाला नहीं, सबका साथ, सबका विकास। पिछले बार मैंने देखा, मैंने कहा अरे भाई, ये फेमस डायलॉग था, इस पे बहुत लोग क्या थे, चिढ़ते थे इनसे, मत करो ये कंट्रोवर्सी में। कुछ ऐसी जो स्पेसिफिक उन्होंने बात, या किसी ने भी ऐसी कोई टारगेट दिया हो, स्कीम का टारगेट हो, आप उसको क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते। डन है? ये हम लोग पढ़ेंगे, इस पे भी 1 सप्ताह पढ़ेंगे। क्लियर है? डन? चलिए, अब आज का एक क्वेश्चन, हाँ, हाँ, बोलिए। देखिए क्या कीजिएगा, मान लिया बॉडी में 8 पैराग्राफ लिखे, 8 पैराग्राफ लिखे, एक पैराग्राफ एक कोई पर्टिकुलर कांसेप्ट के बारे में बात करता है, तो आप क्या कीजिए कि उसके कॉमा-कॉमा लिखते चले जाइए। समझ में? उस तरह उसका सार आ जाएगा कि जो आप बॉडी में लिखे, मान लीजिए एक पैराग्राफ में आपने 2-3 मोटी एक ही कांसेप्ट पे बात किए होंगे, तो उसके लिए 1 या 2 शब्द ले लीजिए। फिर दूसरा पैराग्राफ के लिए उसके 1-2 शब्द उठा लीजिए, जो एक शब्द उस सब को कहता हो। समझ में? तो इससे रिपीटिशन नहीं होगी। वरना सारी बातों को यहां दोबारा लाने लगेगा, तो एक तो स्पेस नहीं है आपके पास और रिपीटिशन लगेगा। तो लाइए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शब्द, जो एक शब्द सबको कह देता, वो शब्द लिखिए। हम दिखाएंगे आपको, कंक्लूजन में जब हम लोग आएंगे तो दिखाएंगे कि कैसे लिखना। क्लियर है? क्या क्या फिर से? हाँ, मैं बताता हूं। अभी उसके लिए हम लोग आएंगे इससे में। तो एक हम आपको लाइन बताएंगे, ट्रांजिशन लाइन। समझ में? ट्रांजिशन लाइन, उसमें हम आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है? प्लस जो आप कह रहे हैं, उसके भी अलग अलग तरीके हैं, वो हम बॉडी में बताएंगे।
हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, हम आपको बताएँगे बॉडी में। उसको कहते हैं कनेक्टर्स, ठीक है? कनेक्टर्स, हम बताएँगे कनेक्टर्स को यूज़ कैसे। उसके लिए पूरा एक क्लास है, 40 कनेक्टर देंगे हम आपको, ठीक है? उसके लिए प्रॉपर नोट्स है, तो डोंट वरी। आइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? कड़े अनुभवों से ही सर्वोत्तम सबक सीखे। मुझे क्वेश्चन एक बार बताइएगा, ताकि मैं इस पे लिखूंगा तो बताइएगा क्या है? कड़े कर यही है क्वेश्चन। चलिए बोर्ड पे देखिए आप लोग अब। तो पहला हमारा सबसे महत्वपूर्ण शब्द क्या है? हम्म, कड़वा अनुभव। फिर कह रहा है सर्वोत्तम यही दो शब्दों का गेम चल रहा है, यही कह रहा है। तो कह रहा है कड़वे अनुभव, समझते हैं कर करके। कड़वे अनुभव का क्या क्या मतलब हो सकता है? कड़वे अनुभव का मतलब आप क्या हैं? किसी मुसीबत में हैं। आप क्या हैं? आपका पीरियड क्या चल रहा हो? संघर्ष का। और क्या चल रहा हो? आप पे क्या आ गई हो कोई विपत्ति आ गई हो? आप पे क्या आ गया हो कोई संकट आ गया हो? ठीक है। आपका क्या चल रहा हो? आपके घर या आपके इसमें कोई घटना या दुर दुर्घटना घट गई हो, ऐसा ही हो सकता है। ठीक है। इसका मतलब है कि आपके लिए अच्छा टाइम नहीं होना, यही कह रहा है। मैं हर बार कहता हूं, अब ये देखिए मैं फेस पे बात कर रहा हूं, फेस पे बात कर रहा हूं। इसका मतलब क्या क्या हो सकता है करे अनुभव? आपका मुसीबत चल रहा हो, संघर्ष चलो, विपत्ति, संकट, घटना, दुर्घटना, अच्छा टाइम नहीं, चलो आपको नौकरी से निकाल दिया हो, नौकरी से निकाल दिया हो, या आप प्रिपरेशन में हो, आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, आपके लिए कड़े अनुभव है। पूरा समाज आपको दुत्कार रहा है, आपके माता पिता बहुत परेशान हैं, गरीबी में चल रहे हैं। कड़े अनुभव मतलब गरीबी चल रहा है। तो कह रहा है बेरोजगारी, बेरोजगारी, ये सब कड़े अनुभव देता है। मतलब डिफिकल्ट टाइम में अनुभव, अनुभव का मतलब कि उस समय जो आप फेस किए, जो आपने देखा, जो आपको दिखते आए, जब आपके पास कुछ नहीं था और तब आपने कुछ किया। क्लियर है? तो कह रहा है कड़े अनुभवों से ही क्या होता है? सर्वोत्तम सबक सीखे जाते हैं। का मतलब कि इसको क्या किया? इसको इसको इस घड़ी को, इस मुसीबत की घड़ी पे हमने क्या किया? काम किया, और और हमने क्या किया? हमने सबक सीखा। मतलब हमारा क्या हुआ? हमारा हमारे लिए क्या था ये अनुभव? बाद में वो अनुभव हमारे लिए क्या बन गया? तो शिक्षा का काम।
ठीक है? आपके अंदर जो जो इमैच्योरिटी थी, ठीक है? उसको क्या बन गया? मैच्योरिटी में डेवलप। आप जो पहले कम विषयों पे कमांड रखते थे, अब ज्यादा सीख। इसका मतलब कि अब आपको ज्ञान ज्यादा हो गया। ठीक है? अब आप क्या करने लगे हैं? अब इस स्थिति को क्या करने लगे हैं? समझने लगे हैं। अब आप क्या करने लगे हैं? क्या करने लगे हैं? पहले से आप ज्यादा क्या हैं? मजबूत हैं। ऐसा ही है? जो इस बार बीपीएससी, यूपीएससी के प्रिपरेशन में आ जाए, वो आम आदमी से ज्यादा मजबूत दिखता है। बशर्ते वो फेल 2-3 बार। पहली बार में पास हो जाएगा तो लगेगा दुनिया क्या है? आसान है। ठीक है? तो इसका मतलब मजबूत, वो आपको क्या बना देता है? और आपको कठोर बना देता है। समझ में? आप में वो क्या ले आता है? क्या ले आता है? हिम्मत। समझ रहे हैं? तो ये फेस वैल्यू पे दिख रहा है। इसका मतलब हाँ, क्या? हाँ, हाँ, सब चीज आप डालिए, अब इसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं आप। ठीक है? कि आप 7वां निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। ठीक है? डालिए डॉट, 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 डॉट। इसका मतलब कहने की ये कोशिश है कि जो व्यक्ति कभी अनुभवों से गुजरा है, कभी अनुभवों का मतलब है मुसीबत, संघर्ष, दिक्कत, इन इनसे गुजरा है, वो व्यक्ति, ये जो समय है, कड़े अनुभव हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं? शिक्षक की तरह काम करते हैं। और ये क्या करते हैं? आपको आपसे मिलवाते हैं और आपको एक नए जगह पे लेके जाते हैं, जहां आप में ज्यादा शिक्षा होती है, ज्यादा ज्ञान होता है, स्थितियों को समझने की ज्यादा परख होती है, आप मजबूत होते हैं, आप में हिम्मत होती है, आप में निर्णय लेने की क्षमता होती है। समझ में? इसका मतलब है इसके अंदर छुपा हुआ मीनिंग क्या कह रहा है? इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई, जो ये संकट है, वो क्या है? संकट क्या देती है? अपॉर्चुनिटी। कहते हैं ना, हर चीज का जन्म कहां से होता है? जब वो मुसीबत में, एडवर्सिटी में ही, मुसीबत में ही। पूरा साइंस का जन्म कहां से हुआ है? मुसीबत में ही, एडवर्सिटी में ही। आप जो इतने परेशान हैं, जिस दिन रिजल्ट आएगा आप एक नए पर्सन होंगे, बट ये मुसीबत से होके ही गुजरे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चा कब मुसीबत फेस करता है? जब वो पैदा हो रहा। हाँ, क्योंकि उस समय वो एक अलग दुनिया में 9 महीने था, और वो एक अलग दुनिया में अचानक आता है। उस समय वो सबसे ज्यादा उस संकट के दौर से गुजरता है, और वो एक नई दुनिया में आता है, जहां उसको हर चीज, पहले पेट में खाना मिल रहा, सब चीज मिल रहा होता है, यहाँ सब चीज खुद कर। तो कह रहा है संकट क्या है? मुसीबत लेके नहीं, संकट क्या लाती है? अपॉर्चुनिटी। संकट क्या लेके आती है? आपको क्या देती है? अपॉर्चुनिटी। तो संकट आपके लिए क्या लेके आ रही है? क्या कहते हैं हिंदी में, भूल गया। अवसर। तो समझिए, आपके लिए ये एक अवसर लेके आ रहा है। हमारा छुपा हुआ मीनिंग क्या है? संकट इज इक्वल टू अवसर। ये क्वेश्चन है। अब भूल जाइए पीछे का। अब हमको सारा बॉडी क्या लेके चलना होगा? संकट इज इक्वल टू अवसर, संकट इज इक्वल टू अवसर। क्लियर है? इतना लिख लेंगे क्या, एक पैराग्राफ? ठीक है, अब इसके बैकग्राउंड में चलिए। बैकग्राउंड में, कॉन्टेक्स्ट में तो देखिए, कोविड। कोविड कोविड में हमें पता चला कि यदि महामारी आई, हमको सिखाया ना, वर्क फ्रॉम होम। महामारी में कैसे पूरा दुनिया एक जगह हो गया, कैसे भारत वैक्सीन डिप्लोमेसी किया। तो कोविड वैक्सीन। अभी क्या चल रहा है? रसिया यूक्रेन वॉर। इससे
यूरोपियन कंट्री को क्या पता चला कि ज्यादा डिपेंडेंसी एक देश पे अच्छा नहीं है तेल और गैस के लिए। ठीक है, और चले 1991 भारत का संकट, क्या पता चला कि भाई हमको अपना इकोनॉमी को क्या करना है, ओपन करना। आज देखिए $600 बिलियन से क्वेश्चन भी आया था ना, $640 बिलियन से ज्यादा हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, जो कभी $1 बिलियन हुआ करता था। ठीक है, क्लाइमेट चेंज अभी मुसीबत बता रहा है कि यदि अभी हम नहीं सुधरे तो क्या होगा, और बद से बदतर स्थिति। समझ में है? और देखिए वर्ल्ड war 1 एंड वर्ल्ड war 2 क्या दिखा। वर्ल्ड war 2 के बाद एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना, यूनाइटेड, न्यूज में चल रहा है। ट्रम्प साहब सीढ़ी पे फंस गए, ट्रम्प साहब से भी बड़ा जोकर कोई नहीं। यूनाइटेड असेंबली में बोल क्या है, यूनाइटेड असेंबली ने मुझे क्या दिया, खराब सीढ़ी और दूसरा खराब टेलीप्रॉम्प्टर। उस आदमी को हर चीज निगेटिव ही दिखता है। तो ये सब बैकग्राउंड में लिखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, और यही आपका क्या बनेगा, आगे आने वाले बॉडी में यही पैराग्राफ बनेगा। ध्यान में रख लीजिएगा। तो I2 लिख लीजिएगा, ये आपका बैकग्राउंड हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात कह रहे हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा मुख्य भाग में आते हैं। मुख्य भाग, बॉडी में क्या कह रहा है बॉडी, आइए शुरू करते हैं मुख्य भाग में। ठीक है, एक एक करके। तो इतिहास हमारा क्या क्या डायमेंशन बनेगा, पहला इतिहास में जाके देखते हैं, एक डायमेंशन को पकड़ लेते हैं। इतिहास में क्या क्या देखने को मिलता है हम लोग को। पहला एग्जाम्पल, उदाहरण ढूंढिए अच्छे अच्छे, क्या क्या है इतिहास के उदाहरण लीजिएगा, बताइए। महाभारत, महाभारत से क्या सीखते हैं, इतना कर्न उन पे मत जाइए, सीधा एग्जाम्पल चुनिए। हाँ, सीधा वर्ल्ड war 2 मुसीबत का समय रहा। उसके बाद क्या बना, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, आज तक शांति, आज तक शांति क्या की है, स्थापित किया है। हमारे पास देखिए ना, जैसे पहले वर्ल्ड war 1 से दूसरे वर्ल्ड वार के बीच में बहुत कम समय था, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन बन गया तो आज भी देखिए, आज भी हमारे मतलब 45 के बाद से कोई विश्व युद्ध नहीं हुआ है। इसका कुछ तो कुछ क्रेडिट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और एक दो बड़ा अच्छा अच्छा क्वेश्चन आंसर है। चलिए और बताइए क्या क्या, भारत का विभाजन। ठीक है, तो उसमें क्या बताइएगा कि पाकिस्तान से हम बेटर है, ये बताइएगा। नहीं, नहीं, लेकिन उससे पाकिस्तान का क्या लेना देना। हाँ, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ वैसे देखिए इतिहास से हमको क्या सीखना है, यहाँ पे क्या देखना, हमको बताना है कड़े अनुभवों में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीखा। तो कड़े अनुभव तो आप वहां बताइए, उसी आते हैं एक एक करके, वो किसी में भी आ जाए, सबको एक जगह मिक्स मत कीजिए। ठीक है, तो हम देखिए जो पूरा हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, ठीक है, पूरा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, इससे हम लोग जब हम संविधान बनाए तो हम लोगों ने सारी बातें, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हो या 1931 का कराची सेशन हो, जिसमें हमने क्या रखा था, फंडामेंटल मौलिक अधिकार की बात की है, या वहां पे सामाजिक आर्थिक बेटर करने की बात की है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा फ्रीडम जो स्ट्रगल था हमारे लिए, जो फ्रीडम की लड़ाई थी, उसमें जो हम लोगों ने सीखा, क्या क्या सीखा,
हमें कैसा संविधान चाहिए जो सामाजिक देश पे आधार हो, हमें मौलिक अधिकार का ठीक है, समझ में आए? तो ये आप हम क्या देख रहे हैं? हमने उसके बाद क्या बनाया? एक ऐसा संविधान बनाया जो दुनिया भर के संविधान, चाहे वो जर्मनी का हो, चाहे वो रसिया का हो, कुछ बार-बार बदला, लेकिन भारत का संविधान क्या है? कभी अनुभवों से ही तो हमने सीखा, इसीलिए हमने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज भी क्या है? जीवित है, आज भी क्या कर रहा है? बहुत अच्छे से चल पा जो जो पूरा फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें क्या किया? हमारे लिए लीडर तैयार किया। हमारे लिए क्या तैयार किया? नेता, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो या महात्मा गांधी हो या पटेल हो या राजेंद्र प्रसाद हो, कोई भी हो, वो नेता कब बने? जब पिटाई खाई, ब्रिटिशर्स जेल में डाले, उनके खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया, तो हमारे नेता बन के निकले। क्लियर है? देख लीजिए उस जैसे नेता आज भी नहीं निकले, क्योंकि सब कहां है? कंफर्ट में जी रहे हैं। नेता का ही बेटा नेता बनता है, इसलिए वो नई चीज कहां लेके आता। ठीक है, इससे एक दो पैराग्राफ लिख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा अपना क्या देखते हैं? आयाम, दूसरा आयाम सामाजिक लेवल पे देख लेते हैं। सामाजिक लेवल पे, ठीक है, इसमें आप चलते जाइए। चाहे सामाजिक लेवल पे जितना तरह का आंदोलन हुआ भारत में, पहले कड़े अनुभव हुए और उसके बाद सक्सेसफुल मूवमेंट हो गया। चाहे विदेशों में भी देख लीजिए, क्या किसके प्रति? काले लोगों का आंदोलन, या भारत में आप किसका देखिएगा? किसका? ट्राइबल्स का, या आप ओबीसी का आंदोलन, या महिलाओं का। महिलाओं की मांग कितने सालों से चल रही थी, अब जाके उनको क्या मिला है? रिजर्वेशन। अभी भी पूरा मिला नहीं। ठीक है, तो ये सब करे संघर्ष, जितने भी आप जितने भी संघर्ष देख लीजिए, जो भी मूवमेंट, या जेपी आंदोलन, ठीक है, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसमें लोगों को न्याय कैसे मिला? जब पहले कड़े संघर्ष किए और बाद में जाकर न्याय मिला। अभी भी बहुत लोगों को न्याय नहीं मिला। ठीक है, आप देखिएगा जो चिपको आंदोलन, एक कड़ा संघर्ष रहा और फिर धीरे धीरे लोगों तक पहुंच। तो समाज जहां इन्वॉल्व हो, या बेटी को ही लेकर देखिए, बेटी को बीच में हमारा सेक्स रेशियो कहां चला गया था? बहुत नीचे। तो हमने क्या किया? एक आंदोलन चलाया, कड़े संघर्ष हुए, आज सेक्स रेशियो हमारा क्या हो गया है? बेटर। आगे बढ़िए। फिर तीसरा आयाम, तीसरा आयाम क्या देखने को मिलेगा? आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक में देखते जाइए। पहला क्या? कौन सा? 1991 का, 1991 का क्या था? कौन सी क्राइसिस थी? बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। हमारे पास $1 बिलियन था, $1 बिलियन। आज हमारे पास क्या है? 600 से प्लस $1 बिलियन। हो सकता है 2027 तक हम 1 ट्रिलियन क्रॉस करते हैं। ठीक है, लिखिए। दूसरा और क्या देखिएगा? हमने क्या किया? हमने पूरी इकोनॉमी को क्या कर दिया? पूरी दुनिया को हमने बुलाया कि आओ हमारे लिए, हमारे साथ मिलके काम करो। ठीक है, तो पूरे इकोनॉमी को हमने क्या किया? ओपन कर दिया। फिर हम आगे आ जाइए,
आप देखिए कृषि आ रहा है, वहीं आ गया कृषि। हमने क्या देखे, मुसीबत था, खाने को नहीं था। हम अमेरिका हमें क्या देता था, मकई। वो मकई जो सुअर खाते थे, भारत में खाने के लिए देते थे, वहां सुअर खाते थे। तो हमने क्या किया, हमने कहां क्यों मूव किया, कहां, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और उसके बाद देखिए हर रिवॉल्यूशन ही होता गया, भारत सब में ही फर्स्ट सेकंड थर्ड पे चल रहा है। देखिए ठीक है। तीसरा, तीसरा हमारे पास क्या नहीं थी, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी देखिए हमने क्या किया, हमने आईटी, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। हमने उसे सीखा, हमने लोगों को क्या किया, एजुकेट किया, इंजीनियर्स बनाए, इंग्लिश स्पीकिंग किया। आज पूरे दुनिया का आईटी कौन संभालता है, भारत। इससे ज्यादा लिख तो नहीं पाइएगा। ठीक है, देखिए हर में हम क्या देख रहे हैं, दो दो तीन तीन एग्जाम्पल। चौथा आयाम, चौथा आयाम देख लेते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में देखिए तो पहला अमेरिका का, यूएसए का क्या है, अपोलो। अपोलो 1 क्या हो गया, फेल हो गया, 3 लोग मारे गए। फिर अपोलो 11 जाके सक्सेसफुल हुआ, तब लोग स्पेस में जा पाए, मून पे जा पाए। ठीक है, फिर भारत का ही एग्जाम्पल लीजिए, क्या, चंद्रयान। चंद्रयान 2 फ्लॉप रहा, फिर सक्सेसफुल क्या रहा, चंद्रयान 3। सही है, ऐसा ही है। लिखिए, इसरो का तो इतना चीज है, लिखिए, एसएलवी, एएसएलवी, ये सब फ्लॉप हुए, तब जाके हमारे पास क्या आया, पीएसएलवी। अब हमारे पास है जीएसएलवी, MK3। देखिए, हाँ, हम तो क्या हैं, चौथा, डिफेंस सेक्टर में। डिफेंस सेक्टर में हम क्या देखते हैं, डिफेंस सेक्टर में क्या देखते हैं, हम डिफेंस सेक्टर में हम देखते हैं कि हम इंपोर्टर थे, अब हम ब्रह्मोस को क्या करते हैं। ज्यादा क्या लिखिएगा भाई, देखिए कितना एग्जाम, हम क्या करें, एग्जाम्पल ही तो उठा रहे हैं, ये सब जीएस से ही तो आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे कोविड में, कोविड में, कोविड में वैक्सीन को लेकर पूरी दुनिया कैसे एक जगह आ जाती है, वैक्सीन डिप्लोमेसी यही करती है ना, पूरी दुनिया में एक जगह आ जाती है। इसको एग्जाम्पल को लिख सकते हैं, और आप किसको लिख सकते हैं, जलवायु परिवर्तन। लिखिए, बहुत सारे हो गए भाई, लिख लीजिएगा, अब लिख लीजिएगा बॉडी। देखिए ऐसे हम लोग को सोचते चलना, ठीक है। और लास्ट में आप क्या कीजिएगा, निष्कर्ष की ओर आइएगा, और निष्कर्ष में बताइए सरकार भी क्या करती है, हमें इस चीज के लिए क्या, एक एक उसके उल्टा साइड भी आप लिख सकते हैं, क्या करता है, क्या क्या करता है, जब मुसीबत बहुत होती है तो उल्टा भी होता है, व्यक्ति को किसमें डाल, B8। B8 क्या है, काउंटर आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, उल्टा, उल्टा हमको अपनी बात को कहना है, ये भी एक डायमेंशन है। कह रहा है क्या क्या बात नजर आएगी, एक एक करके देखते चले जाइए। यदि बहुत ज्यादा मुसीबत लंबा खिंच जाए और सक्सेस ना मिले तो क्या होगा, जीवन में निराशा आएगी। जीवन में क्या करेगा, कुछ लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड। ठीक है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कुछ लोग, बदले की भावना,
उसमें आ जाते हैं। देख लीजिए बिहार में ही नरसंहार कितने हुए, हाँ? अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट कितने नरसंहार हुए, दोनों ने एक दूसरे को खूब मारा। तो क्या होता है यदि स्ट्रगल बड़ा लंबा हो जाए तो कभी-कभी लोग क्या करते हैं, हथियार उठा लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, बदले की भावना और माहौल क्या हो जाता है, खराब। लद्दाख इसका बेस्ट एग्जांपल है। माहौल खराब हो जाता है, शांति भंग हो जाती है और कभी-कभी क्या होता है, लोग क्या उठा लेते हैं, हथियार उठा लेते हैं और जब हथियार उठा लेते हैं तो क्या लड़ने लगते हैं, वो एक युद्ध की तैयारी में शामिल हो। एक पैराग्राफ इस पे लिख दीजिए। क्या भाई? नक्सलवाद बहुत लंबे समय तक चला, बोला ना अब ऐसे नहीं सुनेंगे ये। क्लियर है? आप निष्कर्ष में लिखिए कि इसी के लिए निष्कर्ष में, इसी के लिए देखिए सरकार क्या चलाती है, बहुत सारी योजनाएं। देखिए नक्सलवाद में जो प्रभावित लोग हैं, अलग अलग जगहों पे बहुत सारी स्कीम गरीबों को, ताकि वो युद्ध ना कर सके, वो मतलब हथियार ना उठाए, वो क्या करती है, शिक्षित करती है, योजनाएं देती है। SC ST OBC EWS सबको क्या कर रही है, आरक्षण। और लास्टली जितनी बातें हमने कही उसी को क्या कीजिएगा, कॉमा कॉमा करके समराइज, और लास्ट में फिर से वही बात कहना है कि भाई संकट जैसे जैसे आता है वही डायलॉग चिपकाना है, रात जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे सुबह के हम नजदीक आते चले जाएंगे। और रात जब अपने चरम सीमा पे होगी तो उसी समय क्या मिलेगा, प्रकाश का दीपक आने वाला हो। इस तरह के डायलॉग बाजी करते हुए पॉजिटिव नोटों पे आप इन चीजों को, हम कंक्लूजन पे, निष्कर्ष पे और बात करेंगे। थोड़ा क्लास हम लोग ज्यादा ले लिए, ठीक है? तो हम इस तरह पूरे एसे को बढ़ेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, हमसे पूछिए। होप अच्छा लगा होगा। हाँ प्लीज। हाँ हाँ हाँ, एकदम डाल सकते, आवश्यकता ही एकदम डालिए। एडवर्सिटी इज द मदर ऑफ ऑल इनोवेशन, डालिए। हाँ वो सब हम बताएंगे, 10 से 15 हमने बताया ना। I1 I2 दो पैराग्राफ, कंक्लूजन C1 C2 एक पैराग्राफ 6 से 7 लाइन। तो इसका मतलब एक पेज से ज्यादा नहीं, वो हम बताएंगे। तो अभी हम लोग एक एक चीज बताएंगे। हम तो इस पे इतना स्ट्रिक्ट है कि एक एक लाइन आप क्या लिखोगे हमको पता होना चाहिए, सब बताएंगे। ठीक है? टोटल आप 12 पैराग्राफ लिखेंगे, मतलब 6 पेज। ठीक है? वो हम बताएंगे आपको। ठीक है? यहां तक और कोई क्वेश्चन और कोई डाउट प्लीज पूछा जाए। क्या क्या? हाँ हाँ हाँ। तो क्या करें उसका, आप लीजिए। तो हम भी कराएंगे। ठीक है? क्या मैंने कहा, समय जितना है उतना ही करो। ठीक है? तो हम आपको खुद 100 कराएंगे, मोर देन इनफ है। बाकी पढ़ने का कोई अंत नहीं, आप पढ़िए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल क्लास में। इससे की नहीं, इससे हम लोग 6 सब कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? अभी हम लोग जीएस चलेगा, क्योंकि 2 3, हाँ 28 पढ़ाकर हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है? एक बार बुलाइएगा किसी को यहाँ क्लोज करने के लिए। हम लोग 28 पढ़ाकर बंद कर